नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में एक नए विषय पर नए वीडियो के साथ। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। आज हम बात करेंगे भारत में बेरोजगारी के बारे में। अभी कुछ ही दिन पहले इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने संयुक्त रूप से भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी की है। यह रिपोर्ट काफी चर्चा में है। इस रिपोर्ट का आधार भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 से 2022 के बीच कराए गए राष्ट्रीय सैंपल सर्वे और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे या PLFS हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह रिपोर्ट भारत सरकार के डेटा पर ही आधारित है। सभी जानते हैं कि देश के युवाओं के लिए रोजगार एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट की हाईलाइट क्या है। प्रारंभ में यह रिपोर्ट कहती है कि भारत में आर्थिक उन्नति तेजी से हुई है, परंतु दूसरी ओर भारत की प्रति व्यक्ति आय में कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई है। आज भी भारत की प्रति व्यक्ति डॉलर के आधार पर एब्सोल्यूट टर्म्स पर आय $2601 प्रति व्यक्ति मापी गई है और परचेजिंग पावर पैरिटी के रूप में इसे $9072 प्रति व्यक्ति मापा गया है। दोनों ही तरीकों से ये G20 देशों में सबसे कम है। यह वास्तव में चिंता की बात है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि आर्थिक उन्नति का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है जिन तक पहुंचना चाहिए। यदि तुलना की जाए तो परचेजिंग पावर पैरिटी पर चीन की प्रति व्यक्ति आय $21,250 और अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय $77,530 है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि आर्थिक उन्नति का लाभ रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी के रूप में नहीं हुआ। भारत में रोजगार में कृषि का हिस्सा वर्ष 2000 में 60% था, जो 2019 तक घटकर केवल 42% रह गया है। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग अब बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिक बनते जा रहे हैं। रोजगार में निर्माण श्रम का हिस्सा 23% से बढ़कर 32% हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस सबसे तो यही पता लगता है कि खेती किसानी करने वाले लोग अब गांवों को छोड़कर शहरों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। 90% श्रमिक आज भी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जहां उन्हें यह भी पता नहीं होता कि कल उन्हें काम मिलेगा या नहीं। सबसे बुरी खबर तो यह है कि भारत में श्रमिकों की आय में लगातार कमी आ रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में श्रम से होने वाली आय वर्ष 2000 में श्रम से होने वाली आय से भी कम हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारों में 83% युवा हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकांश बेरोजगार शिक्षित हैं। सन 2000 में माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त युवा 35.2% बेरोजगार थे, जो 2022 तक दोगुने होकर 65.7% हो गए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भारत में दी जाने वाली शिक्षा रोजगार उन्मुख नहीं है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अगर जल्दी काम नहीं मिला तो वो फ्रस्ट्रेट होकर कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं जो देश और समाज के लिए अच्छे ना हो। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी नई प्रौद्योगिकी पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार के अवसर कम कर रही है। आप जानते ही हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने बहुत से कर्मचारियों की छटनी करना शुरू कर दिया है। हाल ही में खबरें आ रही हैं कि विश्व प्रसिद्ध IIT के स्नातकों को भी नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है। कई युवाओं ने बताया है कि कैंपस प्लेसमेंट में उन्हें ऑफर लेटर तो मिल गए थे, लेकिन बाद में कंपनी से नियुक्ति पत्र नहीं मिला। शिक्षित बेरोजगारों और तथाकथित स्वरोजगार करने वालों के बारे में YouTube की चैनल न्यूज क्लिक इन पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत इस वीडियो में वरिष्ठ पत्रकार अनिंद्यो चक्रवर्ती की बात सुनिए। वीडियो का अंश मैं आपको दिखा रहा हूं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। In education, and I guess the reality is different for most of these sections in various ways. And you've written about this, but in some ways it's maybe counterintuitive that it is those who are educated who often end up in this category much more. So could you tell us why that's so? So here's the point, that number one thing is that those who are educated have higher expectations from their jobs, right? Because they've invested more. Their parents have invested more. They've taken them through college, maybe diploma courses, and things like that. And their parents expect more. They themselves expect more
from what is to be what they can do. Those who are the poorest, those who have no education at all, you will see that the unemployment rate there is pretty high, right? But it is still the lowest amongst every category. Why? Because they're willing to do any work available to them. Many of them are actually what we call disguised unemployed. So, as we've discussed earlier as well, Prashant, that there are people in a farm, in a family amongst farmers, there are 3 people who can work, and they all go to the farm, but actually 2 would have taken care of it. So that one person is essentially unemployed. There's no. स्थिति कितनी भयावह है इसका उदाहरण यह है कि हाल ही के वर्षों में चपरासी की नौकरी के लिए भी लाखों की संख्या में आवेदन मिले। आवेदन करने वालों में हजारों लोग उच्च शिक्षा प्राप्त इंजीनियर और पीएचडी तक थे। समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार मई 2023 में उत्तर प्रदेश में ग्रुप डी पदों के लिए जो विज्ञापन निकला था उसमें 55 लाख लोगों ने आवेदन किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चपरासी, माली और चौकीदार के केवल 15 पदों के लिए 11,000 उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों ने आवेदन किया। कुछ समय पहले टेलीविजन चैनलों पर यह खबर तो आपने देखी ही होगी, जिसमें बताया गया था कि रेलवे की नौकरी के लिए लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों के आने से बहुत बड़ा जाम लग गया था। इस बारे में जी बिहार झारखंड टीवी चैनल पर प्रसारित एक खबर देखिए। हल्ला बोल कर दिया है, बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे हैं अभ्यर्थी। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट बहाली का यह मामला है। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 5600 के बदले 56,000 की बहाली मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो 5,600 पोस्ट निकाली गई है बहाली, वो 56,000 कर दी जाए। प्रदर्शन को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बहाली विज्ञप्ति जारी होने के बाद लोगों का गुस्सा अभ्यर्थियों का फूट पड़ा है। इन अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जो अत्याचार किए उसके बारे में YouTube की चैनल न्यूज क्लिक इन पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध वीडियो देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। काफी दमन हुआ है। हमने इलाहाबाद की तस्वीरें देखी कि बहुत सारे हॉस्टल्स थे और उनमें प्राइवेट जहाँ पे हॉस्टल थे और वहाँ पे स्टूडेंट्स रहते थे, उनके दरवाजे को, कमरे के दरवाजे को पुलिस ने बंदूक के कुंडे से पीट करके तोड़ने की कोशिश की और जिन छात्रों को उन्होंने बाहर पाया उनको खूब पीटा। इतना पीटा कि गली में लोगों को मार कर लहूलुहान कर दिया गया, सड़क पे लहूलुहान कर दिया गया, घरों से निकाल कर पीटा गया। एक अजीब दृश्य था। ऐसा दृश्य ब्रिटिश हुकूमत के दौरान दिखता था। रिपोर्ट के अनुसार जहां वर्ष 2000 में 52.5% लोग स्वरोजगार के आश्रय थे, वहीं 2022 में यह संख्या बढ़कर 55.8% हो गई है। यहां इस बात को समझना होगा कि स्वरोजगार का तात्पर्य कोई अपना बिजनेस या उद्योग चलाना नहीं है, बल्कि स्वरोजगार से यहां तात्पर्य केवल पारिवारिक कार्य में हाथ बटाना या ऐसे कार्य करने से है जो अधिकांश अवैतनिक होते हैं। मतलब ये कि यहां स्वरोजगार कहा जा रहा है लेकिन उससे आय नहीं होती। कहीं पर रोजगार न मिलने के कारण लोग ऐसे काम करने से मजबूर हो जाते हैं जिससे उन्हें जीवन चलाने योग्य आमदनी भी नहीं होती है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत में लगभग 90% लोग अनौपचारिक रोजगार में हैं। केवल 9.4% लोग ही औपचारिक रोजगार पा सके हैं। औपचारिक रोजगार वाले लोग 2019 में 10.2% थे, जो 2022 में घटकर 9.4% रह गए। लगभग 62% लोगों के पास ऐसे रोजगार हैं जिसमें उन्हें नियोक्ता की ओर से कोई लिखित नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के रोजगारों से होने वाली आय के बारे में समझना होगा। रिपोर्ट ये बताती है कि वर्ष 2022 में जहां नियमित कर्मचारियों की औसत मासिक आय 19,010 रुपए थी, वहीं स्वरोजगार से लोगों को इससे आधी अर्थात 11,973 रुपए की ही मासिक आमदनी हुई। कैजुअल रोजगार की आय तो मात्र 8,267 रुपए मासिक ही थी। आप ये भी देखेंगे कि ग्रामीण इलाकों में आय शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम थी। महिलाओं की आमदनी पुरुषों की तुलना में कम थी। नियमित रोजगार वाले लगभग 26.9% और कैजुअल रोजगार वाले 33.2% लोगों की मासिक आमदनी तो 5,000 रुपए से भी कम थी। लगभग 3.5% लोग तो 2,000 रुपए मासिक से भी कम कमा रहे थे। रिपोर्ट में पलायन के संबंध में अत्यंत भयानक स्थिति का वर्णन किया गया है।
रिपोर्ट बताती है कि लगभग 50% लोगों ने बेरोजगारी के कारण ही पलायन किया है। यूट्यूब की चैनल टाइम्स ऑफ इंडिया पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध इस वीडियो में मजदूरों की मजबूरी देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। सर, हम लोग जो है सो नागपुर में फंसे हुए हैं, बिहार जाना चाहते हैं। हम लोग को बुलाया गया था कि आज ट्रेन है, लेकिन जब यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं, सब मजदूर लोग पहुँचे हैं, काफ़ी भीड़ तादाद में थे हम लोग। जब हम लोग पहुँचे तो बोले कि ट्रेन कैंसिल हो गई है, आप लोग नहीं जा सकते, आपके बिहार सरकार बुलाना मना कर दिया, नहीं जा सकते। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब जब तक बिहार सरकार गाड़ी नहीं दे देती, हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। रूम मालिक भी हम लोग को निकाल दिए, अब वापस नहीं ले सकते, हम लोग को वापस जा भी नहीं सकते। खाने पीने का भी इंतजाम कुछ नहीं है, तो हम लोग का अब यहाँ पर बैठेंगे, जब गाड़ी देगा जब हम यहाँ से जाएंगे। मैं अभी चौकी में आ चुका हूँ और जो मकान मालिक है, मैं उनसे बोल के आया हूँ कि मेरी गाड़ी है आज की, मैंने खाली कर दिया घर को और अभी कोई व्यवस्था नहीं है जाने का। अगर यहाँ से अगर हम जाए भी तो कहाँ जाए, घर मालिक तो लेंगे नहीं, मोहल्ले वाले भगाएंगे, तो फिर कोई व्यवस्था है नहीं रहने का। कोई सुविधा दे सरकार, या चौकी में ही रहने का सुविधा दे, हम लोग अपना स्थान बना के वहाँ रहें, ताकि कोई भी चीज़ खाने का हो या पीने का हो, कोई इंतज़ाम मिले, ताकि हम लोग को तसल्ली हो। रमज़ान में ऐसी मारामारी चल रही है, पानी की, भूख की, अवतार की, हर चीज़ की परेशानी है। और धूप इतनी है कि मतलब हम लोग प्यास भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, रोज़ा रख के भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो भूखा पेट में कैसे अब यहाँ धूप में मरेंगे। गाड़ी खुशी कि हम लोग खुदकुशी यहीं पे कर ले, तो हम लोग यही करेंगे फिर, क्योंकि हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि हमारी जो सुविधा है वो हमारी मांग पूरी कर दे, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते अपनी सरकार से। कई अर्थशास्त्री भारत की जनसंख्या के युवा होने के कारण डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, परंतु भारत की जनसंख्या भी अब धीरे धीरे अधिक आयु की ओर बढ़ रही है। इसलिए शायद अगले कुछ वर्ष हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने के लिए अंतिम अवसर है, परंतु हमें इसका कोई विशेष लाभ होता नहीं दिख रहा है। कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों में कोई सामंजस्य नहीं है। कौशल प्रशिक्षण प्राप्त अधिकांश युवाओं को रोजगार मिलता ही नहीं है, और मिला भी तो कुछ ही महीनों में छूट जाता है। बहुत से युवा सिर्फ इसलिए पढ़ते रहते हैं कि उनके पास करने के लिए और कुछ है ही नहीं। बहुत से युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करके ऐसे काम कर रहे हैं जहां पर उनकी शिक्षा और कौशल का कोई उपयोग ही नहीं है। प्रौद्योगिकी और तकनीक में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण युवाओं ने जो कौशल सीखे हैं वो बहुत जल्दी ऑब्सलीट होने जा रहे हैं, और उसके आधार पर काम मिलने की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई तकनीकें सिखाने वाली संस्थाओं का घोर अभाव है। रोजगार की कमी और कम आय का असर भारत के बाजारों पर भी होगा ही, और देर सवेर इसका असर उत्पादन और ग्रोथ पर भी पड़ेगा। जब तक लोगों की जेब में पैसे नहीं होंगे, वे बाजार से खरीदारी नहीं कर पाएंगे। शिक्षा के विस्तार के साथ भारत में रोजगार के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। हमें ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो लोगों को बेहतर आय वाले रोजगार दे सकें। शायद सरकार के भीतर भी रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की आवश्यकता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। नीति के सभी तत्वों को भविष्य के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता भी है। निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में शिक्षा और कौशल का विस्तार करना होगा। जब हम रोजगार के लिए बदलती प्रौद्योगिकी के अनुसार और वैश्विक मांग को ध्यान में रखकर नीतियां बनाएंगे, तभी हमारे युवाओं का भविष्य सुधारना संभव हो पाएगा। हमें शायद इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि विकास के क्षेत्रीय असंतुलन के कारण बहुत से लोगों को रोजगार की तलाश में अपने गांव घर से दूर जाना ही होगा। इसके लिए हमें घरों से दूर काम कर रहे लोगों की देखरेख और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी नीति निर्माण करना होगा। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा का प्रबंध तो करना ही होगा। साथ ही गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में भी गति लानी होगी। हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि आने वाले समय में आज की तकनीक और प्रौद्योगिकी काम नहीं आने वाली है। देश को आगे ले जाने के लिए नई तकनीकों को अपनाना, उसमें युवाओं को प्रशिक्षित करना और विज्ञान के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना अति महत्वपूर्ण है। हम जितनी जल्दी इस ओर ध्यान दें, देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो अंत में
चलते चलते एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे प्रसंग में एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। नमस्कार।